नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास तक हमने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आप प्राचीन इतिहास को अच्छे से पढ़ सकें। आज से हम चालू करेंगे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास मैंने शुरू में जब आपको बताया था तो किस कालक्रम के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया ये मैंने बताया था। जो आपके ऐतिहासिक काल है उसको, जैसे प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल होता है, उसके ऐतिहासिक काल को 3 भाग में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो अलग अलग आक्रमण क्रमों के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो जब कलचुरियों के आगमन को देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ से छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन स्टार्ट माना जाता है। ठीक है, किससे? कलचुरियों के आक्रमण से या कलचुरियों के प्रभाव से। ठीक, तो उसी को देखेंगे हम कि कलचुरियों के प्रभाव से लेकर आपके मराठा के आने तक, जो काकतीय वंश रहेंगे, काकतीय वंश के अंतिम अंत होने तक और मराठाओं के आगमन तक हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं। अब मध्यकालीन इतिहास में कितने राजवंश आएंगे? तो मुख्यतः 4 राजवंशों के बारे में पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास में। जैसे हमने प्राचीन इतिहास देखा तो प्राचीन इतिहास में हमने राष्ट्रीय स्तर के जो राजवंश थे उनका छत्तीसगढ़ में क्या इफेक्ट पड़ा उन सब के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हो गया वाकाटक, हो गए आपके गुप्त वंश हो गए, इन सब के बारे में हमने देखा था। सातवाहन वंश हो गए, कुषाण वंश हो गए, उनके साक्ष्य क्या मिले इसके बारे में हमने देखे थे प्राचीन इतिहास में। प्लस छत्तीसगढ़ के जो खुद के स्थानीय राजवंश थे उनके बारे में हमने देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक, उसी प्रकार जब हम मध्यकालीन इतिहास देखते हैं तो उसमें कुल 4 राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। कुल 4 राजवंश, जिसमें से एक राजवंश के बारे में मैंने आपको प्राचीन इतिहास में ही कवर करा दिया है। कौन सा है वो? तो वो था आपका सोमवंश। सोमवंश को मैंने प्राचीन इतिहास में कवर करा दिया था। क्यों? क्योंकि सोमवंश के अन्य जो 3 शाखा थी, मैकल के, शिरपुर के और कलिंग के, तो वो उन सभी के बारे में हमें प्राचीन इतिहास में पढ़ना होता है। तो मैंने इसके भी साथ में वहाँ कवर करा दिया था। कांकेर के सोमवंश में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, पॉइंट्स ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें शासकों का ही क्रम था जो याद करने लायक था। ठीक, और इसके बारे में 3 शाखा अंतिम में प्राप्त होती, तीनों शाखाओं के बारे में मैंने बता दिया था। उसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानकारी प्राप्त होती नहीं है। ठीक है, अब ये सर यहाँ कैसे आया तो उसके बारे में मैंने बता दिया था कि जब वहाँ अंत हो जाता है आपके सोमवंश का, तो सोमवंश के कुछ क्षेत्रों को जीतने के बाद कलचुरियों द्वारा कलिंग के जो सोमवंश है वहाँ जीतने के बाद अगर कुछ क्षेत्र बचा होगा जिसमें ये सोमवंशी शासन कर रहे होंगे, तो कुछ समय बाद जो कलचुरी हैं इन्हें अपने मंडलाधिपति के रूप में नियुक्त कर लेते हैं और कांकेर क्षेत्र में शासन करने के लिए देते हैं। तो इस प्रकार सोमवंश कांकेर क्षेत्र में मध्यकालीन इतिहास में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। अब 4 वंशों में से सोमवंश हमने देख लिया है। 3 वंश अन्य बचते हैं, जो कलचुरी, नागवंश और काकतीय वंश। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से? कलचुरी, नागवंश और काकतीय। 4 कौन कौन से थे? 4 वंश थे ना टोटल, कलचुरी, नागवंश, सोमवंश, काकतीय। तो सोमवंश हमने देख लिया है। बचा कौन कौन सा? कलचुरी, नागवंश और काकतीय। कलचुरी, नागवंश और काकतीय। क्या? कलचुरी, नागवंश और काकतीय। आपको याद होने चाहिए सभी वंश के नाम कि कौन सा वंश कौन से काल के दौरान आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में तो 4 ही राजवंश के बारे में पढ़ना है, तो ये आपको याद हो जाएगा। सोमवंश को बता दिया कि प्राचीन में भी मिलता है। ठीक, अन्य 3 के नाम आपको याद हो जाएंगे, कलचुरी, काकतीय और नागवंश। ठीक है, अब इन कलचुरियों की भी 2 शाखा थी, एक रतनपुर क्षेत्र में और एक रायपुर क्षेत्र में। कलचुरियों की 2 शाखा क्या क्या थी? एक रतनपुर क्षेत्र में, एक रायपुर क्षेत्र में। ठीक है, उसी प्रकार नागवंशियों की कितनी शाखा थी? उनकी भी 2 शाखा थी, एक फणी नागवंश के नाम से जाने जाते थे और एक छिंदक नागवंश के नाम से जाने जाते थे। क्या क्या बताया? फणी नागवंश के नाम से और छिंदक नागवंश के नाम से जाने जाते थे। कौन? नागवंशी भी।
तो फणी नागवंश वाला है जो आपके कवर्धा क्षेत्र में आएगा, और छिंदक नागवंश वाला आपका चक्रकोट, जो कि अभी जगदलपुर क्षेत्र को बोला जाता है, तो उस क्षेत्र में बस्तर क्षेत्र में आपके छिंदक नागवंश देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर सोमवंश देख लिया हमने। काकतीय वंश, काकतीय वंश आपके बस्तर के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, काकतीय वंश। ठीक, तो ये था शासन क्षेत्र भी देख लिया और उनकी शाखाएं देख ली। 2 शाखा रतनपुर और रायपुर के से कलचुरी को, तो जिस नाम से शाखा है उसी क्षेत्र में इनका शासन रहता था। उसी प्रकार नागवंश की 2 शाखा कवर्धा और चक्रकोट, तो इन्हीं क्षेत्रों में ये शासन करेंगे। ठीक है, कवर्धा फणिनाग और चक्रकोट के छिंदक नागवंश। तो आप जब कभी भी याद करेंगे इन शासकों के नाम, तो हमेशा उसके शासन क्षेत्र का नाम लेते हुए याद करेंगे। कैसे? तो कवर्धा के फणी नागवंश, केवल फणी नागवंश नहीं बोलना, कवर्धा के फणी नागवंश बोलेंगे तो आपको शासन क्षेत्र भी याद रहेगा। उसी प्रकार बस्तर के छिंदक नागवंश या चक्रकोट के छिंदक नागवंश, चक्रकोट के छिंदक नागवंश, ये उनकी राजधानी रहती है, आगे हम पढ़ेंगे। फिर बस्तर के काकतीय वंश, रतनपुर के कलचुरी और रायपुर की कलचुरी। तो इस प्रकार से जब हम याद करेंगे तो हमको आसानी से याद हो जाएगा, शासन क्षेत्र भी, उनकी राजधानियाँ भी और वंश भी। तो ये थे मध्यकालीन इतिहास के कुछ 4 वंश जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। ये देख लेते हैं। कलचुरियों की जो एक रतनपुर शाखा थी, वहाँ रतनपुर में उनकी राजधानी थी। रायपुर शाखा में रायपुर राजधानी थी। फणी नागवंश कवर्धा क्षेत्र में था। कांकेर के सोमवंश जो कलचुरियों के अधीन थे, मैंने बता दिया। फिर काकतीय वंश बस्तर का, और छिंदक नागवंश भी बस्तर या चक्रकोट भ्रमरकोट जो लिखा है वहाँ का। ठीक है, तो ये थे राजवंशों के बारे में। अब कलचुरियों की ऐतिहासिक, पहला था कलचुरी राजवंश, हमने देखा, एक रतनपुर और एक रायपुर। तो हम कलचुरियों के बारे में आज से पढ़ना चालू करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, आज मैं कलचुरियों के बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, फिर उसके नेक्स्ट वीडियोस में हम उनके आगे का पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो कलचुरियों के लिए कहा जाता है कि जो कृष्णराज थे, कृष्णराज, उनको कलचुरियों का आदि पुरुष कहा जाता है। कृष्णराज को क्या? कलचुरियों का आदि पुरुष कृष्णराज। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आप इसको केवल सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आगे जो शासक रहेंगे, जिनका राज्य क्षेत्र, जिनका शासन क्षेत्र छत्तीसगढ़ होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। केवल आप यहाँ पर एक बार पृष्ठभूमि, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको समझती चलिएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी क्या क्या है इसको। तो कृष्णराज का हमने देखा कब, 500 से 575 ईस्वी, उस समय इस कलचुरी वंश की नींव रखता है कृष्णराज। इसलिए इसको कलचुरी वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम में जाना जाता है। क्या? आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम में जाना जाता है। इसके आगे इनका पुत्र आता है जो रहता है शंकरगण। शंकरगण 575 से 600 ईस्वी तक रहता है। शंकरगण प्रथम, आगे शंकरगण द्वितीय भी आएंगे ना, तो आपको शंकरगण प्रथम केवल देखते चलिएगा, ये आते हैं। इसके आगे बुद्धराज आते हैं, मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश, जो आगे चल के मध्य प्रदेश क्षेत्र में आएंगे और कलचुरी वंश की नींव रखेंगे बुद्धराज। फिर इसी आगे महिष्माण आएंगे। महिष्माण जो कि महेशपति साम्राज्य की स्थापना करते हैं, महेशपति नगर बसाया जाता है। ठीक है, तो महेशपति नगर कौन बसाता है? आपका महिष्माण अपने नाम पर। ठीक, है वंशी, इन कलचुरियों को है वंशी भी बोला जाता है। कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि है वंशी कौन है, तो कलचुरी ही है वंशी है। ये पूछ दिया जाएगा कि कृष्णराज प्रथम कौन से वंश का जो आदि पुरुष है, और उसमें कलचुरी नहीं दिया है दिया है, तो आप है वंशी को ले सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। महिष्मान देख लिए। महिष्मान के आगे वामराज आते हैं। वामराज जो त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक होते हैं। ये त्रिपुरी भी आपके मध्य प्रदेश में ही है। त्रिपुरी जो क्षेत्र है वो आपके मध्य प्रदेश में ही आता है, आज के मध्य प्रदेश में, जो तेवर नाम से जाना जाता है अब। और त्रिपुरी बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। आपके स्वतंत्रता जो हम पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास, वहाँ भी त्रिपुरी का नाम आता है। ठीक है, तो त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक वाम राजदेव को माना जाता है। अब इसी त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक रहेंगे, सर यहाँ पर अलग से त्रिपुरी क्यों बताइए, तो मध्य प्रदेश का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसी त्रिपुरी के जो शासक रहेंगे वो आगे चल के आपके छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आकर शासन करेंगे, इसलिए। ठीक है, तो ये त्रिपुरी में थे। तो नॉर्मल आप पढ़ते चलिएगा, एकदम इसको स्ट्रेस देके याद नहीं करना। कृष्णराज आया, कृष्णराज कलचुरी का आदि पुरुष था। ठीक है, शंकरगण आता है, उसका पुत्र फिर बुद्धराज आएगा। बुद्धराज मध्य प्रदेश में है, उसका पुत्र महिष्माण जिसने महेशपति नगर बसाया। ये पूछा जा सकता है आपको, ये आपको याद रखना, महेशपति नगर। फिर वाम राजदेव, ये त्रिपुरी में कलचुरियों के संस्थापक थे। राजधानी क्या क्या रखी, तो प्रथम राजधानी उन्होंने रखी कालिंजर। कालिंजर शिलालेख के बारे में जैसे कि हम पढ़ते हैं उसी प्रकार कालिंजर, प्रथम राजधानी कालिंजर, द्वितीय राजधानी त्रिपुरी। क्या? द्वितीय राजधानी त्रिपुरी इन्होंने रखी है। फिर इनका पुत्र होता है कौन? कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम ने त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाई थी। ठीक है, इसी के आगे शंकरगण द्वितीय आएंगे। शंकरगण द्वितीय आता है, जो कि इसी कोक्कल देव प्रथम का पुत्र रहता है, और इसने पहली बार छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता था। पाली क्षेत्र कौन सा
पढ़ा पढ़ा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है अगर आपने पिछला क्लास देखा हो तो। बाण वंश, जो कोरबा के बाण वंश थे उनकी राजधानी थी पाली। तो इसी क्षेत्र में शासित राजा विक्रमादित्य को इस शंकरगण द्वितीय ने हराया था, जिसका नाम क्या था, मुग्धतुंग भी था। शंकरगण यहाँ पर पहले भी आ गया है, यहाँ पर प्रथम, तो मैंने बोला था आगे और आएगा, तो यही है वो शंकरगण द्वितीय। मुग्धतुंग के नाम से भी जाना जाता था। इसने हराया था बाणवंशी शासकों को और वहाँ पर समाप्त कर दिया था बाणवंशियों को, ठीक है। फिर उनके आगे थे लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज ये त्रिपुरी के लहुरी शाखा के थे। लक्ष्मण राज जो है त्रिपुरी के लहुरी शाखा। तो जैसे अभी रायपुर के बारे में हमने देखा ना, रायपुर में भी कलचुरी है, रतनपुर में, तो रतनपुर के कलचुरी कहलाते हैं, लेकिन जो रायपुर के हैं उसको लहुरी शाखा भी माना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जैसे त्रिपुरी के लहुरी शाखा थे उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में रायपुर भी लहुरी शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर इनके आगे कुक्कलदेव द्वितीय आते हैं। कुक्कलदेव द्वितीय, अब इस कुक्कलदेव द्वितीय के ना 18 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र? 18 पुत्र होते हैं। इस कुक्कलदेव द्वितीय के होते हैं 18 पुत्र। उन 18 पुत्रों में से एक रहता है कलिंगराज। ये जो कलिंगराज रहता है, इनको भेजा जाता है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राज्य करने के लिए। कैसे? तो 1000 ईस्वी में पाली क्षेत्र को पुनः जीतकर कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। जो पाली क्षेत्र है उस पर किसने अपना स्थापत्य किया? शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग ने उस क्षेत्र को जीना। फिर उस क्षेत्र में आगे देखा जाता है कि जो आपके शिवगुप्त हैं, जैसे हम शंकरगण द्वितीय यहाँ पर आ रहा है नाम, तो कहीं कहीं पर शिवगुप्त भी लिया जाता है। शिवगुप्त को भी इसने हराया था करके, सोमवंशी शिवगुप्त को भी हराया था करके, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो उसी के आगे और बढ़ते क्रम में जब शासक आए थे, हमने कलिंग वंश देखा था, तो उसमें उस क्षेत्र को जब वापस छीन लिया जाता है महाभावगुप्त जन्मेजय के द्वारा, तो उसके आगे जब शासन क्षेत्र वहाँ कलिंग के सोमवंश का चलते रहता है, तो आगे एक राजा का आता है कुक्कलदेव द्वितीय, जिसका पुत्र रहता है कलिंगराज। ये कलिंगराज उस क्षेत्र को पुनः जीतता है और वहाँ पर कलचुरी वंश की स्थापना करता है। पुनः जीतता है और कलचुरी वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो ये था आपके कलचुरी राजवंश के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ कहानियां हैं जिसे मैं एक बार रीड करके नॉर्मल बताते चलता हूँ आपके। भारत के इतिहास में कलचुरी राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने भारत में किसी न किसी क्षेत्र में 500 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक शासन किया। किसी न किसी क्षेत्र में, ये बताया हमारी छत्तीसगढ़ में 1741 ईस्वी तक शासन करेंगे 1000 से लेकर, ठीक है। तो कि किसी भी वंश के द्वारा किसी शासन क्षेत्र में शासक सबसे लंबा कार्यक्रम है, ये आपको याद रखना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानियों के रूप में दिया गया है, मैं आपको मेन पॉइंट तो बता ही चुका हूँ। जैसे कि मैंने कलचुरियों को ही है वंशी के नाम से जाना जाता था, ये बताया। इसी का एक शासक रहता है कौन? महिषमान ने महिषमती नगर की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर लिखा है महिषमान ने महिषमती नगर बसाया था। अब आद्य कलचुरी नरेशों की राजधानी महिषमती थी। आद्य कलचुरी नरेशों की राजधानी महिषमती थी, ये याद रख सकते हैं आप। इंदौर रियासत में स्थित महेश्वर नामक स्थल को महिषमती नाम माना गया है। अभी आज के जो इंदौर में स्थित है महेश्वर नामक स्थल, उसी को ही महिषमती माना गया। फिर कलचुरी नरेशों की कुल राजधानी का गौरव भी इसे प्राप्त है। कुल राजधानी मतलब जैसे कुल गोत्र होता है, कुल माता होती है, कुल देवता होता है, उसी प्रकार से कुल राजधानी, जो उनके समस्त कुल की जो राजधानी थी, उसके रूप में महिषमती को चुना जाता है, ठीक है। महिषमती का नाम आता है। यहीं से कलचुरी ने उत्तर और दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया था। इस विस्तार में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई। कलिंग, कालिंजा, त्रिपुरी, प्रयाग, काशी, तुमान, राजपुर, रायपुर, खल्लावाटिका इत्यादि समय पर इनकी राजधानी थी। आगे हम देखेंगे खल्लावाटिका कौन बनाता है, खल्लारी जो है, रायपुर किसकी है, रतनपुर किसकी, तुमान, काशी, ये सब के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फिर इसी के समय वाम राजदेव के बारे में मैंने बता दिया था जब हम पढ़ रहे थे, तो इसने मध्य प्रदेश में संस्थापक किया, जो कि त्रिपुरी क्षेत्र में आता था, ठीक है। त्रिपुरी में बुद्धराज ने मध्य प्रदेश में और वाम राजदेव ने त्रिपुरी में, ठीक है। त्रिपुरी कहाँ है? तो ये आप ही के मध्य प्रदेश में पड़ता है त्रिपुरी क्षेत्र, जबलपुर के आसपास, जिसको अब तेवर नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। आगे हम देखते हैं कि स्थायी रूप से इस राजधानी को किसने बनाया? तो कुक्कलदेव प्रथम ने। कुक्कलदेव प्रथम है ना कि कुक्कलदेव द्वितीय ने। कुक्कलदेव प्रथम ने इसको स्थायी राजधानी बनाई त्रिपुरी को। जब इसी के आगे हम जाते हैं तो कुक्कलदेव प्रथम के 18 संतान होते हैं, द्वितीय के भी 18 संतान, उसी प्रकार प्रथम के भी 18 संतान, जिसमें से एक रहता है शंकरगण द्वितीय। इसने मुग्धतुंग था, जिसने बता दिया मैंने अभी कैसे उसने पाली के बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को हराया, और कुछ लोगों का मानना है कि इसने सोमवंशी राजा शिवगुप्त को हराया था। अब इसी सोमवंशी राजा शिवगुप्त के आगे और शासक आए थे जिन्होंने इस क्षेत्र को पुनः वापस किया था। फिर ये जब आगे बढ़ते जाते हैं तो इनका टसल चलते रहता है एक दूसरे राजवंश के द्वारा। तो अंतिम रूप से जो है आपके कुक्कलदेव द्वितीय का जो 18 पुत्रों में से एक रहता है कलिंगराज, ये कलिंगराज आता है और इस क्षेत्र में
शासन स्थापित करता है जीत कर, ठीक है। और इन्हीं के बीच में एक और राजा आता है, रहता है लक्ष्मण राज द्वितीय। लक्ष्मण राज द्वितीय के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया था कि जो वो है आपके कलिंग के जो शासक थे, कलिंग के जो सोमवंश थे उनके शासक थे एक भीमरथ। भीमरथ आपने याद किया था, उनको हराते हैं, लेकिन हराकर उस क्षेत्र में ना अपना शासन स्थापित नहीं करते, केवल अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ये हराते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, ठीक। तो वो यही था, लक्ष्मण द्वितीय भी हराए रहते हैं। पिछले क्लास अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा। अब देखेंगे कि कोक्कल देव का पुत्र जो है कलिंग राज इस क्षेत्र में आकर जीतता है इस क्षेत्र को और वहाँ अपनी शासन स्थापित करता है। तो जब शासन स्थापित करता है तो कहीं ना कहीं तो अपनी राजधानी बनाएगा, क्या कहीं ना कहीं राजधानी बनाएगा। तो राजधानी क्या थी? तुम्बाण। तुम्बाण को अपनी राजधानी बनाता है। किसको? तुम्बाण को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? कलिंगराज। कलिंगराज तुम्बाण को अपनी राजधानी बनाता है। और स्थापना कब से हुई? तो 1000 ईस्वी में ही। 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना हो गई। 1000 से 1741 ईस्वी तक चला, लगभग 741 वर्ष तक चलता है, जो कि किसी भी राजवंश के द्वारा शासन सबसे लंबा कालक्रम है। ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। केवल छत्तीसगढ़ में तो ठीक है, लेकिन आप समग्र भारतीय दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि ऐसा राजवंश जिसने किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया होगा, तो भी उसमें कलचुरी का नाम आप ले सकते हैं, ठीक। संस्थापक कलिंगराज, रघुनाथ सिंह इसका अंतिम शासक होंगे। अंतिम शासक के भी 2 किस्से हैं, आगे जब हम देखेंगे तो समझ में आएंगे। अगर मराठा अधीन बोला जाए तो रघुनाथ सिंह, अंतिम रूप से देखा जाए मतलब स्वतंत्र रूप में शासक देखा जाए तो रघुनाथ सिंह, मराठा अधीन बोला जाए तो मोहन सिंह। मराठा अधीन पहला शासक बोला जाए तो रघुनाथ सिंह और अंतिम शासक मोहन सिंह। तो अंतिम शासक की बात हो रही तो मैं बता देता हूँ, केवल अंतिम स्वतंत्र रूप से अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को लिया जाता है, लेकिन मराठा अधीन अंतिम शासक पूछा जाए या मराठा के अधीन आने के बाद अंतिम शासक बोला जाए, वहाँ आपको मोहन सिंह नाम आएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर राजधानी क्या कहती? तुम्बाण थी। कुछ समय बाद रतनपुरी हो गई, फिर छुरी कोस गई होगी, ठीक है। कुछ समय बाद फिर जब लहुरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ की रायपुर हो जाती है, खल्लावाटी का खल्लारी से। तो ये अलग अलग थे। तो तुम्बाण को कलिंगराज ने बनाया था। उसके आगे जब रत्नदेव प्रथम आएंगे तो उसने रतनपुर को बनाया अपने नाम पर, और बहारेंद्र शाह ने छुरी कोस गई नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी। इनकी कुल देवी क्या थी? तो गजलक्ष्मी थी। गजलक्ष्मी कुल देवी थी इनकी, गजलक्ष्मी कुल देवी थी। और उपासक किसके थे? तो शैव धर्म के, शैव धर्म के उपासक से। अधिकतर इन्होंने देखना शिव मंदिर का निर्माण बहुत सारा कराया है, तो हम आगे इनके शासकों का क्रम पढ़ेंगे तो वहाँ देखते जाएंगे। फिर राष्ट्रीय भाषा कैसी थी? तो संस्कृत थी। इनके प्रसिद्ध कवि कौन है? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र यहाँ के प्रसिद्ध कवि हैं, ये इसी वंश से है गोपाल मिश्र, खूब तमाशा के लेखक। फिर मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, मराठा के अधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह। इसी के बारे में अभी डिस्कस करता। रघुनाथ सिंह जो मराठा जब यहाँ अपना शासन कर लेंगे तो कुछ समय के लिए क्या करते हैं कि इनको शासन करने के लिए दे देते हैं। तो उनमें प्रथम शासक रघुनाथ सिंह रहते हैं और अंतिम रूप से मोहन सिंह रहते हैं। इस मोहन सिंह की मृत्यु के बाद मराठा स्वयं आकर शासन करते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से अंतिम शासक रघुनाथ सिंह और मराठा अधीन आने के बाद अंतिम शासक मोहन सिंह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कलचुरियों ने 248 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले त्रैकुटक संवत का प्रयोग किया था। त्रैकुटक संवत का प्रयोग किया था जो आने वाले 1000 वर्षों तक चला। रतनपुर में कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया। लहुरी शाखा ने रतनपुर में कलचुरी वंश की लहुरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया, जो कि 18वीं सदी के मध्यम तक चला। 1000 ईस्वी से ना, 1000 ईस्वी से 1741 हमने पढ़ा अभी, तो ये 10वीं सदी हुई और ये क्या 18वीं सदी चल रही है। जहाँ से चलता है ना 1 2 3 4 वो पहला सदी के अंतर्गत आएगा। 1 से 100, 100 से आगे 101 से 199, 200 होने तक वो दूसरी सदी चलेगी, फिर 201 से तीसरी, ठीक। तो जिस 100वें वर्ष तक जाते हैं उसका नाम लिया जाता है। जैसे अभी 2021 चल रहा है तो यहाँ तो 20 है, लेकिन चल कितना रहा है 21वीं सदी, ठीक है। 2023 है, फिर मैं 21 लिख दिया था, ठीक। तो आपको याद रखना है। ये क्लियर हो गया होगा। तो इतना था ओवरव्यू। छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ा है? कलिंगराज उनके संस्थापक थे, रघुनाथ सिंह अंतिम शासक थे, पहली राजधानी तुम्बाण थी, रत्नदेव प्रथम के समय रतनपुर और बहारेंद्र शाह के टाइम छुरी कोस गई थी। ये सिर्फ शासकों का कालक्रम पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कुल देवी में गजलक्ष्मी थे, ये शैव धर्म को मानने वाले थे। संस्कृत इनकी भाषा थी। गोपाल मिश्र प्रसिद्ध कवि थे। रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह मराठाधीन शासक थे, जिसमें प्रथम रघुनाथ और अंतिम मोहन सिंह, ठीक। तो इतना था आज के क्लास में। ये था आपके कलचुरियों का ओवरव्यू।
कल हम इनके शासकों का कालक्रम देखेंगे, फिर आगे शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल एक क्लास बहुत ही ईजी था, इसमें कुछ जानने की ज़्यादा बातें नहीं थी, केवल शासन क्रम कैसे बढ़ा, मध्यकालीन इतिहास में कैसे हम आएंगे, कितने राजवंश पढ़ने, इसी के बारे में जानकारी ली है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।